हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 28। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब आप इस वर्कशीट को आज करेंगे ना सॉल्व, तो आपको लगेगा ये वर्कशीट तो बहुत इजी थी। हम खामखा टेंशन ले रहे थे कि ये बहुत डिफिकल्ट है। ये बहुत इजी वर्कशीट है। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे का फेवरेट टॉपिक होता है 9th-10th क्लास में जब वो पढ़ते हैं इसे। क्यों होता है फेवरेट ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले क्लास 9th अपना नेम और अपना टीचर्स नेम ज़रूर मेंशन करेंगे, और डेट तो आप डालते ही हैं अपनी वर्कशीट पे। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या कहा गया है, इसमें आपको कहा गया है कि रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज। मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई भी टॉपिक जो होता है ना, उस टॉपिक को जब भी आप स्टार्ट करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए पहले से। तो वो अगर आपने पहले क्लासेस में पढ़ी हैं तो आपको पता ही होंगी। ठीक है, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वो क्या है। आपको बोला गया है कि रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज recognition of three sides, angles and vertices of a triangle। आपको बोला गया है कि इस मतलब कॉन्ग्रुएंसी को जो आज हम वर्कशीट में कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो एक ट्राइंगल होता है, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, इसके जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स आपको पता है ना, जब दो वर्टेक्सेस मिलते हैं तो उनके बीच में एक एंगल बनता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों एंगल क्या होते हैं, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं। ठीक है, उसकी जो साइड्स होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि इसके वर्टेक्सेस क्या होता है। वर्टेक्सेस मतलब क्या होता है, कॉर्नर। ठीक है, तो उसके वर्टेक्सेस क्या होता है। तो ट्राइंगल की ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको पता है, आपने पहले पढ़ी भी हैं। तो इससे रिलेटेड आपको इस बॉक्स में क्या कहा गया है, चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है कि फिगर्स having all their parts equal are called congruent figures. Congruent figures have same shapes and equal sizes. आपको यहाँ पे बोला है कि फिगर हैविंग ऑल देयर पार्ट्स इक्वल, वो फिगर्स जिनके सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं बिल्कुल, आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती हैं जिनके सभी पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम शेप्स एंड इक्वल साइजेस। जब हम लोगों ने सिमिलर फिगर पढ़ा था और मतलब सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा था और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ा था इससे पहले आपकी एक वर्कशीट में, तो वहाँ भी मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, बट आपको यहाँ पे अब एक टॉपिक एज अ लिया गया है कि कॉन्ग्रुएंसी एक टॉपिक है, फिर आपको समझाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कॉन्ग्रुएंस क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होती हैं जिनकी शेप्स सेम होती हैं और जिनके इक्वल साइज होते हैं। ठीक है, मतलब साइज भी उनका इक्वल होगा और उनकी शेप भी इक्वल होगी। ठीक है, वो बिल्कुल एज इट इज़ एक जैसे लगेंगे, जुड़वा आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के जुड़वा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो दोनों हैं, ठीक है, दोनों फिगर्स है, कोई भी हो, सर्कल हो, ट्राइंगल हो, कोई भी, अगर वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो उनकी साइज भी सेम होंगे। ठीक है, और उनकी जो क्या कहते हैं शेप्स हैं वो भी सेम होंगी। ठीक है, वो ट्विंस होते हैं एक दूसरे के। ओके, उसके बाद आपको बोला है चिल्ड्रन लेट अस फाइंड आउट कॉन्ग्रुएंसी अमंग द थिंग्स अराउंड अस। तो बोला है कि बच्चों चलो हम अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें देखते हैं कि कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ हम कॉन्ग्रुएंसी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पहले पॉइंट में देखने को मिलेगा, क्या कहा गया है कि ज्वाइन योर हैंड्स, अपने हाथों को ज्वाइन करिए। ठीक है, एक साथ। उसके बाद बोला है कि इन नमस्ते पोस्चर, नमस्ते पोस्चर जब आप किसी को नमस्ते करते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं ना, तो एक हाथ दूसरे हाथ को क्या करता है, ओवरलैप कर लेता है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, कवर कर लेते हैं बिल्कुल। यू will see that both your hand cover each other completely because both have same shapes and equal sizes, so both योर हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जब आप नमस्ते करते हो तो आपके दोनों हाथ एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कंप्लीटली ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी शेप भी सेम है, उनका जो साइज है वो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बताने की कोशिश की गई है। सो बोथ योर हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो आपके दोनों हाथ क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, क्योंकि उनके साइज भी और शेप भी दोनों क्या है, बराबर हैं। उसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट में बोला है पुट टू नोट्स ऑफ रुपीज़
10 ऑन ईच अदर, आपको यहाँ पे बोला गया है कि 10 रुपये की 2 नोट ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद उनको क्या करिए, एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी वो क्या कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर ले रही हैं, ठीक है, मतलब कवर कर ले। ओवरलैप का मतलब होता है कि जैसे आपने एक हाथ के नीचे अगर दूसरा हाथ रखा या फिर एक नोट के नीचे दूसरी नोट रखी, तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे के मतलब उनका जो साइज़ है, ठीक है, वो जैसे मैं अगर आपको समझाऊँ तो जैसे आप देखें कि अगर ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है, और ये ट्राइंगल, ये दोनों मान लो कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप एक दूसरे के ऊपर इन्हें रख रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे और एक दूसरे के आर पार मतलब दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, ओवरलैप कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये सर्कल है और ये ट्राइंगल है, अगर इन्हें हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें तो क्या ये ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब जैसे ये ट्राइंगल है और इसके ऊपर आप देखें सर्कल और ट्राइंगल, मैंने इन दोनों को एक साथ रख दिया, तो आप देख रहे हैं कि या ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, नहीं। जो ये सर्कल है ये यहाँ से थोड़ा सा दिखाई देगा, ये यहाँ से थोड़ा दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ से थोड़ा दिखाई, तो ये क्या, और यहाँ ट्राइंगल इतना दिखाई देगा, ये तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट दे ऑल्सो कवर ईच अदर कम्प्लीटली, देयरफॉर दीज टू नोट्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे जो 10 रुपये की दोनों नोट हैं, ठीक है, 10 रुपये की दोनों नोट वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, इसलिए ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बट थर्ड एग्जाम्पल अगर आप देखें, इसमें कहा गया है कि पुट अ नोट ऑफ ₹10, आपको 10 रुपये की नोट लेनी है और 100 रुपये की। यू विल फाइंड दैट ₹100 नोट इज़ बिगर, 100 रुपये की जो नोट होगी वो बड़ी होगी इन साइज देन ₹10, 10 रुपये की नोट से वो बड़ी होगी, ठीक है। देयरफॉर दीज टू नोट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो आप देखेंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों जो नोट है 100 और 10 की। अगर आप 10 की ले रहे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, पर अगर आप 10 और 100 की ले रहे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 100 की बड़ी होती है नोट और जो 10 होती है उसकी छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको कहा गया है कि ब्रेन टीजर में आपको क्या कहा गया है, इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ईजी है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आपको बोला गया चिल्ड्रन नाउ यू फाइंड आउट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और थिंग्स अराउंड यू। आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसे कोई 4 एग्जाम्पल जो आप अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, ठीक है, वो आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बतानी है जो भी आपके आसपास, ठीक है, थिंग्स अराउंड यू, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ईजिली इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर एक ही कंपनी का आप एक बिस्किट का पैकेट ले लो, ठीक है, तो एक बिस्किट जो है वो दूसरे बिस्किट का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। बहुत इजीली बता सकते हैं क्योंकि वो दोनों बिस्किट का जो साइज होगा, शेप होगी, वो सेम होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो दूसरी फिगर यहाँ पे आपको 4 बोली है ना, तो आप जैसे फर्स्ट में लिख सकते हैं बिस्किट्स, ठीक है। उसके बाद दूसरे में आप लिख सकते हैं कॉइन्स, जैसे आप 1 रुपीज़ कॉइन ले लीजिए या 2 रुपीज़, तो आप देखेंगे अगर 1 रुपये का कॉइन है तो वो 1 रुपये के कॉइन के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। 2 रुपये का कॉइन जो होगा वो 2 रुपये के कॉइन के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। पर ये होना चाहिए कि सेम ही कॉइन होना चाहिए, ये नहीं कि 1 रुपीज़ का कॉइन ले लिया और 5 रुपीज़ का, मैं ये नहीं कह रही हूँ। 1 रुपीज़ का कॉइन 1 रुपीज़ के कॉइन के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड जो है आप देखें कि मोबाइल फ़ोन देख सकते हैं, ठीक है। आपका जो फ़ोन होता है, अगर आप देखें कि सेम कंपनी का फ़ोन है, ठीक है, किस कंपनी का, सेम कंपनी का फ़ोन है, तो आप देखेंगे कि अगर सेम मॉडल है, सेम कंपनी है, तो वो सेम फ़ोन जो होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, साइज़ भी सेम होगा और क्या कहते हैं उनका जो शेप होगी वो भी सेम होगी, तो ओवरलैप करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें बुक, क्या देखें, बुक, तो बुक के जो पेजेस होते हैं, ठीक है, बुक के पेजेस जो होते हैं वो देखेंगे कि एक ही बुक के जो 2 पेजेस हैं वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइज़ भी सेम होगा और उनकी शेप भी सेम होगी। इसीलिए जब आप बुक बंद करते हैं तो सारे पेजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आप देख सकते हैं कि ओवरलैप करते हैं। लेकिन अगर आप कि अपनी तरफ से अलग अलग बुक्स के पेजेस निकालिए और उनकी एक बुक बनाइए, तो आप देखेंगे कोई जो पेज है वो बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, पर मैं आपको रिटन फॉर्मेट में भी दे दूँगी, ठीक है।
उसके बाद आपको बोला है चिल्ड्रन लेट अस डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बोला है कि अब हम समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कैसे होते हैं। ठीक है, हमें अभी तो हमने एग्जांपल से समझ लिया, अब ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट कैसा होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल देयर पार्ट्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं जब उनके सभी पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सभी पार्ट्स कैसे इक्वल होते हैं वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको बोला गया है कि लेट अस टेक टू ट्राइंगल्स। आपको दो ट्राइंगल्स लेना है, ए बी सी एंड डी ई एफ। आप देखेंगे कि ए बी सी आपको एक ट्राइंगल दिया है और डी ई एफ आपको एक ट्राइंगल दिया है। ठीक है, एज शोन इन फिगर, इफ यू पुट ट्राइंगल ए बी सी ऑन ट्राइंगल डी ई एफ, दे विल कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर। अगर आप ए बी सी और डी ई एफ जो ट्राइंगल है इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे कि एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर ले रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों क्या होंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट, लेकिन अगर इन्हें हमें ट्राइंगल प्रूव करना है तो हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि कैसे ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझा रखी कि कैसे है। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब आपको ये यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए लिख के दिखाया गया है क्योंकि जो आपका ये साइन होता है ना, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और अगर आपको बोला जाए ये कौन सा साइन है, ये सिमिलर का साइन होता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या है तो आप बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट का साइन ये है। ठीक है, तो याद रखना कॉन्ग्रुएंट का साइन जो है आपको अगर ऐसे दिया गया है तो इसका मतलब कि ये ट्राइंगल ये इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है साइड ए बी विल कवर साइड डी ई। आपको बोला गया है कि अगर ए बी को हम डी ई के क्या कहते हैं ऊपर रखें तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर ले रहे हैं। ठीक है, कवर कर ले रहे हैं। देयरफॉर दीज आर कॉन्ग्रुएंट, देयर आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दीज टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ए बी है और डी ई है वो क्या है, वो दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और ये टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो है इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल है एंड देयर लेंथ्स विल बी इक्वल, और जो इनकी लेंथ है ये भी क्या है, बराबर है। सिमिलरली बी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ई एफ। तो आप यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी सी जो है वो ई एफ के, ठीक है, बी सी ई एफ के जो है वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। उसके बाद ए सी जो है वो डी ई के, क्या, ए सी जो है वो डी ई के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और ये दोनों भी इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पूरा लिख के समझाया गया है कि देयरफॉर ए बी इक्वल डी ई, बी सी इक्वल ई एफ एंड ए सी इक्वल डी एफ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो तीनों साइड है कौन कौन सी साइड किस किस साइड के इक्वल है। उसके बाद आपको बात की गई है यहाँ पे वर्टेक्स की। वर्टेक्स ए विल कवर वर्टेक्स डी। जो ए वर्टेक्स है वो वर्टेक्स डी को कवर कर रहा है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद देयरफॉर दीज टू वर्टेक्सेस आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस। इन्हें हम क्या कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस। याद रखिए कि कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए आपको ये कहा गया एंड एंगल्स मेड एट दीज टू वर्टेक्सेस विल बी इक्वल। ठीक है, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे सिमिलरली ये भी समझाया गया है कि वर्टेक्स बी जो है वो ई के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इसलिए इक्वल है, और जो सी है वो एफ के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। तो ये दोनों भी इक्वल हैं, और ये वर्टेक्स इक्वल हो गए तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपके जो एंगल है वो क्या हो गए, वो प्रूव हो गए कि ये इक्वल है। जो एंगल ए है वो डी के इक्वल है, एंगल जो बी है वो ई के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एफ के इक्वल है। ठीक है, एंगल एफ के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एंगल बता दिए गए हैं कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। ओके, फिर आपको लास्ट में क्या कहा गया है कि एंड में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे बोला गया हेयर इज इट इज़ रॉन्ग टू राइट। यहाँ पे लिखना बहुत गलत हो जाएगा। क्या लिखना गलत हो जाएगा ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि अगर आप ट्राइंगल ए बी सी लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है। लेकिन अगर आप लिख दें कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है एफ ई डी के, ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट शुड
बी रिटन इन सेम सीक्वेंस, मतलब सेम सीक्वेंस में लिखे हुए होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने देखा कि डी जो है वो ए के बराबर है, बी जो है वो ई के बराबर है, और जो सी है वो एफ के बराबर है। तो अगर आप यहाँ पे ए बी सी को, ठीक है, डी ई एफ के बराबर कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं, ठीक है, तो ये तो बराबर प्रूव हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने गलती से, क्योंकि बच्चे कभी कभी हड़बड़ी में जल्दी में सोचते हैं कि ट्राइंगल तो वो भी है, ट्राइंगल तो वो भी है, वो लिख देते हैं, ठीक है, तो एफ ई डी लिख देंगे या ई डी एफ लिख देंगे, उल्टा सीधा करके भी लिख देते हैं कभी कभी, तो वो गलत हो जाता है। नहीं, आपको याद रखना है कि अगर आपने ए बी सी लिखा है तो जो कॉर्नर जिस कॉर्नर के बराबर है आप वहीं से लिखेंगे, ठीक है। तो आपको यही बताया गया। इन शॉर्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इज रिटन एज CPCT। CPCT आप सुनेंगे तो इसी आगे चल के जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, बाय CPCT आप बहुत जगह पढ़ेंगे तो इसीलिए। सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उन पे। आपको जो है आज का क्वेश्चन वो एक ही दिया गया है, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। एक तो ब्रेन टीजर दिया गया है और एक आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको प्रूव ही करना है कि आर द ट्राइंगल्स गिवन बिलो कॉन्ग्रुएंट, इफ येस देन कैन यू राइट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल वो इक्वल किसके है, एल एम एन के, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ एक्स वाई जेड क्यों कहा, क्योंकि एल एम एन जो है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड और एल एम एन को एक साथ लिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आप देखेंगे अगर फिगर, तो ये वाला जो क्या कहते हैं एक्स है वो एल के इक्वल है, ठीक है, एंगल से वाई जो है वो एम के इक्वल है और जो जेड है वो एन के इक्वल है, ठीक है। और अगर आप साइड्स देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्राइंगल जो है वो कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एल एम एन के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसे रिटन फॉर्मेट में भी समझा देती हूँ कि आप इसे कैसे लिखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम आंसर देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या है। आपको बोला गया है क्वेश्चन फर्स्ट जो आपको दिया गया था उसमें आपको बोला गया था आर द ट्राइंगल्स गिवन बिलो कॉन्ग्रुएंट, इफ येस देन कैन यू राइट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दीज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, ये जो आपको दोनों ट्राइंगल्स दिए गए हैं पूछे गए हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं, और उसके अलावा आपको ये बताना है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देन कैन यू राइट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दीज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आपको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत इजी फॉर्मेट में और सिंपल तरीके से समझाया है जो सॉल्यूशन है वो कैसे लिखेंगे, कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड आप देखेंगे कि ट्राइंगल जो एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और एल एम एन जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल में जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या है। सबसे पहले आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखेंगे, फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे। तो जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, जो इक्वल है वो लिखेंगे सबसे पहले आप। तो जो एंगल एक्स है वो एंगल जो एल है, ठीक है, इसके बराबर है, दोनों 50 हैं, तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो एंगल वाई है वो एंगल एम के इक्वल है, एंगल जो वाई है वो एंगल एम के इक्वल है, ठीक है। ये वाला दोनों जो एंगल है एम और वाई ये दोनों इक्वल है 110 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका लास्ट एंगल है वो है एंगल जेड और एंगल एन। तो एंगल जेड और एंगल एन जो है ये दोनों इक्वल है और ये दोनों कितने हैं 20 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे गिवन लिखा है, ये तीनों ही आपको गिवन है फिगर में, ठीक है, इसीलिए आपको गिवन लिखना ज़रूरी है। मैंने हर बार कहा है कि अगर आपको ये जो भी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होती है ज़रूर लिखें और लिखे भी उसके साथ कि ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये तीनों ही चीज़ें गिवन है इसलिए एक बार में लिखा है, ठीक है, पूरा ब्रैकेट बना के ये तीनों ही गिवन है। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, उसमें अगर आप देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो एक्स वाई है वो एल एम, ठीक है, एक्स वाई और एल एम दोनों ही कितने हैं 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपको बोला है कि वाई जेड एन एम एन, ठीक है,
वाई जेड और एम एन जो है ये दोनों भी इक्वल हैं। ये कितने हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। फिर उसके बाद एक्स जो एक्स जेड है और एल एन है। ठीक है, एक्स जेड और एल एन ये दोनों भी कितने हैं 10 सेंटीमीटर। ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, ये दोनों भी क्या है 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये आपने इक्वल प्रूव कर दिया तो यहाँ पे भी आपने लिखा था कि देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल एंगल वाई इक्वल एंगल एम और एंगल z इक्वल एंगल एन। ऐसे यहाँ पे भी लिखेंगे देयरफॉर एक्स वाई इक्वल एल एन और वाई जेड इक्वल एम एन एंड एक्स जेड इक्वल एल एन। तो यहाँ पे देयरफॉर करके क्यों लिखेंगे? आप सोचेंगे मैम यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, फिर हम दोबारा क्यों लिख रहे हैं? यहाँ आपको जो गिवन है आपने वो लिखा है। ठीक है, यहाँ भी आपको ये गिवन है, दिया हुआ है। फिर उसके बाद गिवन से प्रूव हो गया कि ये बराबर है, तो आपने लिखा कि देयरफॉर दिस इज इक्वल दिस। ठीक है, पहले आपने गिवन लिखा कि हमें दिया है कि ये इसके बराबर है, ये इतने इतने है, तो ये बराबर प्रूव हो गए। फिर यहाँ से आप प्रूव कर देंगे कि हाँ ये इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है कि अब ये प्रूव हो गया तो आप लिखेंगे सो बाय सीपीसीटी ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एलएमएन। ठीक है, तो मैंने सीपीसीटी की फुल फॉर्म जो आपको वर्कशीट में दी थी वहाँ पे भी बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे सीपीसीटी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलती हूँ। वहाँ पे आपको बोला गया है कि येस बोथ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो है उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आर द ट्राइंगल्स गिवन बिलो कॉन्ग्रुएंट, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर हैं तो आपको प्रूफ करना है। तो आपने पहले प्रूफ तो कर दिया और उसके बाद आप एंड में लिखेंगे। ये आप शुरुआत में भी लिख सकते हैं पर मैंने एंड में इसलिए लिखवाया है क्योंकि जब आप इसे प्रूव कर देंगे तभी तो आप लिख सकते हैं कि हाँ ये एक दूसरे के क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो इसलिए मैंने इसे आपको एंड में लिख के दिखाया है। ओके, उसके बाद जो आपका ब्रेन टीजर वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने अगर आप देखें तो उसका भी आंसर मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है क्योंकि मुझे इतना पता है कि आप लोगों को मैंने बताया था तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। बट फिर भी मैंने आपको रिटन फॉर्म में दिखा दिया है कि आपको लिखना कैसे है कि चिल्ड्रन नाउ यू फाइंड आउट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और थिंग्स अराउंड यू। तो आंसर क्या है 4 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और थिंग्स अराउंड मी। ठीक है, कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या फिर जो थिंग्स है मतलब वस्तुएं उनके बारे में आपको बताना है जो आपके आसपास हैं। ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, आपको बताना है, आपको 4 एग्जाम्पल देना है। तो आर पेजेस ऑफ बुक, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है कि पेजेस ऑफ बुक मतलब सेम बुक, मैंने यहाँ ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि सेम बुक के होने चाहिए। ये नहीं कि आप अलग अलग बुक के पेजेस लेके आ गए और आप बोले तो कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है। यहाँ पे ये बात नहीं रही, सेम बुक होनी चाहिए। बिस्किट्स ऑफ सेम पैकेट के होने चाहिए। ये नहीं कि एक ही कंपनी के पर वो अलग अलग डिज़ाइंस के तो आप बोले वो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो एक ही पैकेट के बिस्किट। ओके, उसके बाद आपको बोला है 1 रुपी कॉइन। ठीक है, 1 रुपी कॉइन 1 रुपये का जो कॉइन होता है उसकी बात हो रही है। उसके बाद बोला है एंड 2 सेम मोबाइल फ़ोन्स, और 2 सेम मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं उनकी भी बात हो रही है। मतलब सेम कंपनी के होने चाहिए और सेम मॉडल भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, आपके आसपास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। मैंने तो बस आपको ये 4 एग्जांपल्स दिए जो कॉमन है, जो आपको पता है। ठीक है, हर किसी को पता होंगे, लेकिन आप वो भी लिख सकते हैं जो आपके आसपास है जो कि मैंने ना लिखवाए हो। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं बट वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, उनकी शेप और साइज़ इक्वल होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्वेता, मैंने आपको ये सारी जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाए और आपको हमारे चैनल पे तीनों टीचर्स अपनी तरफ से बहुत मेहनत से जितने भी कंटेंट हैं उसे अच्छी तरीके से एक बार रिव्यू करके समझ के और उसके बाद आपको जो है सही आंसर देते हैं। हर क्वेश्चन को पहले ऑथेंटिकली प्रूफ करते हैं कि हाँ ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं, उसके बाद ही आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम आपको रिटर्न आंसर भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप क्या करें कि हमारा जो वीडियो है, हर वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डायरेक्ट जा सकते हैं और उस पर आपको सारे आंसर्स रिटर्न फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे इसकी हेल्प से वो हमारे चैनल से जुड़े हैं और उनकी बहुत हेल्प हो रही है। जो नहीं जुड़े मैं उनके लिए बता रही हूँ, वो भी जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो सीधा टेलीग्राम पे जाएं और वहाँ पे मुदिता IAS वॉरियर सर्च करें, आपको जो है हमारा चैनल मिल जाएगा। एक बात और, टेलीग्राम चैनल जो है
अगर आप हमारा वहाँ पे टेलीग्राम चैनल देखेंगे तो टेलीग्राम एक ऐप है, ठीक है, व्हाट्सअप की तरह। वहाँ पे हमारा मुदिता IAS वॉरियर नाम से जो है चैनल है। उसके अलावा बच्चों, अगर आपको मैथ्स में किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।